हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं फिर से दोबारा एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी पिछले लेक्चर में। कैपेसिटर्स वाले पार्ट में हम लोगों ने एक वैल्यू गड़बड़ कर दी थी। वो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं और थोड़े से इसके टाइप के बारे में भी समझ लेते हैं, जो आपका सेकंड पार्ट था। एक मिनट। कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स वाले पार्ट में हम लोगों ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसमें देखिए दो प्लेट्स होती हैं और बीच में आपका इंसुलेटिंग मटेरियल या एक तरीके से कहिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप किया रहता है कोई। ज़्यादातर ये इंसुलेटिंग होता है और जिसे मान लेते हैं ए बी दो एंड है इसके। ये एंड बी हो गया आपका। और इसमें हम लोग लिख लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका फार्मूला जो है कैपेसिटेंस का, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। इसके डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, कैसे डिराइव हुआ है ये। बस यहाँ आपको इंट्रोडक्शन के लिए जानना है कि कैपेसिटर्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं और क्या-क्या टूल्स हैं इसमें और क्या वर्क करते हैं ये, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जहाँ पे के जो आपका वेयर के आप लोगों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एप्सिलॉन नॉट इस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है जो दोनों प्लेट के बीच में फिलअप किया गया है। ठीक है, जो दोनों प्लेट के बीच में फिलअप किया गया है इसी मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर बीच में कोई मटेरियल नहीं फिलअप किया गया, एयर है, एयर के केस में इसकी वैल्यू फॉर एयर साइलन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। अगर इसकी लिखना चाहें हम लोग तो देखिए कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड होती है, तो फैरड और डिस्टेंस है डी मीटर, ए इसका एरिया है। ठीक है, तो इसकी यूनिट आप लोगों की जो हो जाएगी फैरड पर मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट आपकी फैरड पर मीटर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। ए है सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स। कैपिटल ये आपका ये सरफेस एरिया हो गया। डी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक और चीज, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। यही पिछले लेक्चर में गड़बड़ी हो गई थी फॉर एयर। ठीक है, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू। ये आप लोगों के लिए पिछले लेक्चर में यही चीज मिस्टेक हो गई थी जो हम लोगों से हमसे
ये मिस्टेक यही थी कि यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 लिख दी थी फॉर एयर के लिए, पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होती है एयर के लिए, ठीक है। यही मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, हालांकि यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे देख रहे हैं इसकी, आप एक तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को जानते रहिए। करता क्या है, ये चार्ज स्टोर करता है, ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है। इसमें चार्ज स्टोर होता है जब इसको हम किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से इसके ए और बी एंड को कनेक्ट करते हैं, तो ये वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है इसमें, तो ये चार्ज स्टोर करता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल इसके प्लेट के बीच में डेवलप होता है। वो पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में जिनमें ज़्यादा हाई पोटेंशियल की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि अधिक से अधिक पोटेंशियल उस पार्ट पर अप्लाई किया जा सके चार्ज स्टोर करके, ठीक है। तो अलग अलग इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे। ये चीज़ जो छूट गई थी हम लोगों के पिछले लेक्चर में, यही, ठीक है। ये चीज़ पिछले लेक्चर में हम लोगों से मिस्टेक हो गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या होता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इंडक्टर पे, इंडक्टर वाले पार्ट पे। इंडक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका है इंडक्टर। इंडक्टर्स क्या होते हैं? इंडक्टर एक तरीके का सर्किट एलिमेंट ये भी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वायर को, मेटेलिक वायर को हेलिकल स्ट्रक्चर में हम लोग इसको, हेलिकल कहिए या स्पाइरल स्प्रिंग वाले स्पाइरल स्ट्रक्चर में इसको शेप एक देते हैं, स्पाइरल स्ट्रक्चर का शेप दे देते हैं, ठीक है। इसको मोड़ते हैं या एक तरीके से किसी पाइप के ऊपर, प्लास्टिक पाइप हो गई या आयरन कोड के ऊपर, आयरन का कोई मटेरियल है सिलिंड्रिकल मटेरियल, उसके ऊपर इसको हम लोग क्या करते हैं, एक शेप देते हैं कुछ इस तरह का किसी वायर को। तो उसमें होता क्या है कि इंडक्टर में होता कि ये है कि जब इसको हम लोग किसी वेरिएबल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जिसमें एक तरीके से कहिए एसी सोर्स, ठीक है। जब इसको हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, होता क्या है, एसी सोर्स से कनेक्ट करने की वजह से, एसी सोर्स की एक खासियत होती है कि इसमें आप लोगों ने, ये भी इंटरमीडिएट की चीज़ है पूरी की पूरी। इसमें होता ये है कि एसी सोर्स जो करंट या वोल्टेज जनरेट करता है वो वेरिंग होता है, ठीक है। कुछ इस तरह का साइनोसाइडल इलेक्ट्रिक करंट टाइप सोर्स, ये एसी सोर्स जो होता है वो साइनोसाइडल टाइप की इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, जिसमें क्या होता है उसकी वैल्यू, ठीक है। द सोर्स which produces the current which magnitude is varied with respect to time and its direction also vary with time। तो ये इस टाइप का एसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, समझ लीजिए एक तरीके से। ये इसमें ऐसी करंट डेवलप करता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन अपवर्ड है, एक साइकिल, आधी साइकिल के बाद डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जा रही है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी लगातार बदल रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब इसका एम्पलीट्यूड, जो इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ये लगातार बदल रहा है, ठीक है। हर एक पोजीशन पर अलग अलग मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन भी अलग अलग होती है, ठीक है। एक बार अपवर्ड, एक बार डाउनवर्ड, ठीक है। तो जब ये सोर्स हम किसी भी इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि इसमें एक वेरिएबल करंट आई
जो फ्लो होती है, ठीक है। जब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वेरिएबल करंट आई फ्लो होगी, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। जब ये चेंज होता है तो हम लोग एक और चीज पढ़े हैं कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है तो वहां से एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़े हैं कि करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलती हैं इस करंट के फ्लो होने की वजह से। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इस लूप से पास आउट होती हैं तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितने नंबर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से पास होगी उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। फाई फ्लक्स क्या होता है ये समझ लीजिए, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर लूप बनाया गया है, इसमें क्या होता है कि एक टाइप का एक सरफेस एरिया है जो क्लोज लूप है, एक इस तरीके का। इसमें एक सरफेस एरिया जो बनता है इसके लूप के बीच में, उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं उसी को हम लोग फ्लक्स फाई डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए करंट फ्लो हो रही है, करंट क्या कर रही है, उसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। इसी वजह से जो उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, ठीक है। वेरिएबल करंट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो फ्लक्स है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास आउट कर रही है इससे, वो भी बदलेगी लगातार टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब ये बदलती है तो फैराडे ने बताया है ये बात कि जब किसी भी क्लोज लूप से या किसी लूप से जब फ्लक्स लाइंस पास होती हैं और उनका अमाउंट लगातार बदलता रहता है तो उसमें एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। वो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है कि इसमें एक अनदर करंट फ्लो आउट कराता है इस इंडक्टर में या इस सर्किट में या इस सर्किट एलिमेंट में, एक अनदर करंट फ्लो आउट कराता है जिसकी डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट होगी, ठीक है। एक ईएमएफ इसके इंड के बीच में, ए और बी अगर इसका इंड हम नाम रख दें, तो इन दोनों के बीच में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जो ईएमएफ क्या करेगा कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, जो इस करंट का अपोज करेगी, जो करंट की वजह से ये पैदा हो रही है, ये जितनी हो रही है जिस करंट की वजह से उसका ये अपोज करती है, ठीक है। तो एक मान लेते हैं आई डैश करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो आउट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इस सर्किट में एक आई डैश करंट फ्लो आउट होगी, जो जिसकी वजह से ये उत्पन्न हुई है उसी का अपोज करती है। तो ये ईएमएफ ई जो होता है वो डिफाइन कैसे होता है, देखिए जो ईएमएफ ई डिफाइन होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी, एक सिंगल लूप के लिए ये कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। डी फाई बाई डी टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स जो चेंजिंग आ रही है उसके बराबर होता है ये ईएमएफ, इस तरह से। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो इसमें हमने बनाया है ढेर सारे टर्न, अगर इनकी संख्या मान लेते हैं या नहीं, एक जनरल केस ले लेते हैं, तो उस केस में ईएमएफ जो होगा ई टोटल ईएमएफ वो क्या हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी, एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी एक तरीके से सबका समअप हो जाता है, ठीक है। जितने टर्म्स बने हैं उन सबका हम लोग समअप कर देंगे, अगर एन टर्म्स हैं उनका समअप करेंगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें मिलता है ईएमएफ का, ठीक है। अब आ जाते हैं और अगले केस में आते हैं।
यहाँ पे ईएमएफ जो है ई क्या निकल के आया था हम लोगों का डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए ये डी फाइव बाई डी टी जो फ्लक्स है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये किसके प्रोपोर्शनल में होता है? ये करंट के प्रोपोर्शनल में होता है। जो वेरिंग करंट है डी फाइव बाई डी टी, जो आपका एन डी फाइव बाई डी टी एक तरीके से कहें, ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के चेंज पे। टाइम के रिस्पेक्ट में करंट किस तरीके से चेंज कर रही है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो यहाँ पर वो वैल्यू आती है यल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पे यल क्या है? इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, यहां से इंडक्टेंस की डेफिनेशन आती है, ये वैल्यू हम उठा करके इसमें रख सकते हैं। तो हमारा ई क्या बन जाएगा? माइनस यल डी आई बाई डी टी। ये एक और फार्मूला ईएमएफ का आ जाएगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, ये ई जो है, जो ईएमएफ हमारा है, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है एक तरीके से। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और यहां से हम लोगों का इंडक्टेंस की डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें, इंडक्टेंस होता क्या है? इंडक्टेंस की अगर डिफिनीशन हम लिखना चाहें, ठीक है, इंडक्टेंस होता क्या है? देखिए, इंडक्टेंस के लिए जो फार्मूला था इसको लिख लेते हैं, माइनस यल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो इसी फार्मूले से मैथमेटिकल एक डिफिनीशन हम लोग बनाते हैं। मैथमेटिक्स के सेंस में ही एक डिफिनीशन बनती है कि एल इक्वल टू क्या होगा? ई बाई डी आई बाई डी टी। ठीक है, या एल इक्वल टू एक दूसरी डिफिनीशन यहाँ से बन सकती है, एल इक्वल टू फाइव कैसे केस में लेके चल सकते हैं, डी आई बाई डी टी इक्वल एन डी फाइव बाई डी टी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, एक मिनट। द EMF produced in a circuit by a unit current changing with time of 1 second is called inductance L of the circuit। ठीक है, ये एक तरह की डिफिनीशन हम लोग देख रहे हैं। ये डिफिनीशन हम लोग एक दे सकते हैं एक तरीके से, इंडक्टेंस की डिफिनीशन। इंडक्टेंस जो एल होता है इसकी यूनिट होती है यूनिट जो होती है हाफ एल, इसको हेनरी से डिनोट करते हैं, हेनरी और एच। ठीक है, कुछ इस तरह से।
इसकी यूनिट इंडक्टेंस की एच या हेनरी रखते हैं। अलग अलग टाइप के इंडक्टर्स होते हैं आपके जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके इंडक्टर्स की जो एक तरीके से वैल्यू होती है, जो ये वैल्यू जो लिखी गई है, ये उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सर्किट और इंडक्टर। यहाँ पे सर्किट हटा दीजिए। ऑफ द इंडक्टर यानी किस तरीके से, किस शेप और साइज में उसको हमने बनाया है, उस पर ये डिपेंड करती है इंडक्टेंस एल की वैल्यू, ठीक है। अलग अलग केस में अलग अलग होती है। यहाँ पे आप लोगों का इंडक्टर इंड होता है। इंडक्टर में एक और खासियत होती है कि इसमें हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इंडक्टर जो बनाते हैं हम लोग हैं, जैसे देखिए ये एयर इंडक्टर हुआ, ठीक है। इसको सिंपल ऐसे ही हवा में इस तरह से टर्न आउट किया गया है वायर को, ये एयर इंडक्टर हो गया एक तरीके से। इसके बारे में जानते रहिएगा। नहीं तो एक होता है इंडक्टर, जिसको हम लोग वायर को क्या करते हैं, साइड में जो हमने तीन डॉट लाइन बनाई हुई है, तीन लाइन बनाई हुई है पैरेलल लाइंस, ये एक कोर होती है आयरन कोर, ठीक है, आयरन कोर। इस पर हम लोग उसको टर्न आउट करते हैं वायर को। अगर हम लोग किसी मेटल वायर को इस पर करते हैं, इसका नाम रखते हैं आयरन कोर इंडक्टर, ठीक है। रीजन क्या है इसमें, आयरन ये बहुत सॉफ्ट आयरन कोर होती है। इसमें रीजन ये होता है कि आयरन जो होता है वो बहुत तेजी से मैग्नेटाइज होता है, जिसकी वजह से अगर हम इसको किसी सॉफ्ट आयरन पर टर्न आउट करते हैं, तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें पास आउट होती हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास आउट हो और इंडक्टेंस की वैल्यू अधिक से अधिक आए। जहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कितनी हमने आयरन कोर इस्तेमाल करनी है और कितने टर्न इसके रखने हैं, ये सारी चीज़ें हमें वैल्यू के हिसाब से, जितने वैल्यू का इंडक्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इंडक्टर, यहाँ पे आपका समाप्त होता है। ये सब इंट्रोडक्शन ही है, जो ये सारे जो सर्किट एलिमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं छोटे छोटे, इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे, जितने भी सर्किट आप बनाएंगे और एनालिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस करेंगे, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इनके बारे में आप अगर जानते रहेंगे सब कुछ, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपके मेन एग्जाम में पूछी नहीं जाती उस तरीके से, बस इनके बारे में जानना होता है ताकि आपकी थ्योरी और स्ट्रांग हो सके, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन सके, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल होता है, आगे आने वाली थ्योरीज में इस्तेमाल होगा और हम लोग देखेंगे किस तरीके से इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक और आता है टर्म, जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। देखिए इम्पीडेंस क्या होता है, हमने अभी पढ़ा इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। जनरली जब देखा जाता है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर या प्योर रजिस्टर बनाना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी, जैसे रजिस्टर, हमने रजिस्टर जो पढ़ाया था उसमें उसका सिंबल नहीं बताया था, ये सिंबल कुछ इस तरह का है रेजिस्टेंस का, ये वेल नोन सिंबल है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। इंडक्टर का सिंबल ये है, ठीक है। और कैपेसिटर का ये सिंबल हम लोग देते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिंबल जरूर दिया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये सभी कैपेसिटर के लिए ये सिंबल हम लोग देते हैं, लेकिन ये सिंबल, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। कैपेसिटर और अलग अलग टाइप के ढेर सारे होते हैं, ठीक है। उनके टाइप के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, हालांकि हमने रजिस्टर के टाइप 2-3-4 डिस्कस किए हैं यहाँ पर, लेकिन इन सबके टाइप डिस्कस नहीं किए, वो थोड़ा सा इरिलेवेंट हो जाता है आपके कोर्स सिलेबस से, वो चीज़ें जरूरत नहीं पड़ती उनके टाइप अलग अलग डिस्कस करने की। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो बुक में पढ़ सकते हैं, विनोद प्रकाश जी की बुक है जो, वहाँ से पढ़ सकते हैं उसके टाइप वगैरह, हम वहीं से पढ़ा भी रहे हैं सारी चीज़ें लगभग।
और दूसरी बुक का रेफरेंस हम जब जहाँ से पढ़ाएंगे वो हम आप लोगों को बताते रहेंगे किस बुक से आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं और डिटेल मिल सकती हैं। जहाँ पे उस बुक का कोई पोर्शन ना समझ में आ रहा हो, आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको फिर से डिफाइन कर देंगे या एक्सप्लेन कर देंगे कैसे है, ठीक है। ये होता है रजिस्टर, ये आप लोगों का इंडक्टर और ये कैपेसिटर। ये 3 चीज़ें होती हैं, पर प्योरली इनको बनाना कि प्योर रजिस्टर बना लें, प्योर इंडक्टर बना लें, प्योर कैपेसिटर बना लें, ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं पॉसिबल होता है? देखिए, अभी हम लोगों के कॉन्सेप्ट पढ़ा, मान लेते हैं रजिस्टर हमने एक बनाया इस तरह का कुछ, वायर है, तो वायर में भले ही लूप ना बन रहे हों, लेकिन जब मैग्नेट करंट का अमाउंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, वेरी करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो वायर के अंदर से पास आउट होंगी, वो चेंज करेंगी। वो चेंज करेंगी तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट के लिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो हाई धीरे-धीरे बढ़ा करके और हाई कर लेंगे तो उसके इंडक्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? तो यही जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर क्या करता है? एक तरीके से इंडक्टर का भी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर देता है। यही रजिस्टर जो हम लोग सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, ये वायर्स होते हैं, इनमें इंडक्टर का भी एक पार्ट आ जाता है जिसमें इंड्यूस करंट फ्लो होती है, ठीक है? और इसी रजिस्टर में हम लोग इसके एरिया, जो सरफेस एरिया है, भले ही बहुत निग्लिजिबल सरफेस एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर बहुत पतला होता है, एमएम ऑर्डर का होता है, डायमीटर उसका देखिए कितने का होता है, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, इस टाइप के वायर्स आते हैं। पर फिर भी जब हाईवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है तो उसमें सरफेस एरिया में, उसमें हम लोग एक और पोर्शन देखते हैं जिसको कैपेसिटर का पार्ट कहते हैं। उसमें चार्ज स्टोर होता है। जनरली चार्ज स्टोर तो हम लोग नहीं मानते, पर वायर में भी चार्ज स्टोर होता है, स्टोरेज, ठीक है? तो इसका हम लोग एक जनरल फॉर्म लिखते हैं। जैसे कोई रजिस्टर हुआ तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है? एक तो इसका रेजिस्टेंस आर है ही, दूसरा इसके साथ एक इंडक्टेंस यल भी होता है कुछ अमाउंट का, और इसके साथ एक कैपेसिटेंस जो सेल्फ कैपेसिटर है इसका, ये भी होता है, ठीक है? तो कोई जहां जिस सर्किट में हम लोग सिंपल रजिस्टर लगाते हैं लेकिन सोचते हैं केवल रेजिस्टेंस है, पर प्योर रेजिस्टेंस नहीं होता, उसके साथ साथ कुछ इंडक्टेंस उस रजिस्टर के अंदर का और कुछ उसका कैपेसिटेंस ये भी शामिल होता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अधिकतर हम लोग मिस आउट कर जाते हैं इसको, पर ये बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ इसी तरह से इंडक्टर के केस में देखें, इंडक्टर केस का भी यही होता है सिंपल। जैसे इंडक्टेंस हमने बना लिया, ठीक है, कोई इंडक्टर, यहाँ पे हम लोग इंडक्टर बना रहे हैं कुछ, यहाँ पे इंडक्टर हमने बना लिया। इंडक्टर के केस में हम लोग देखते हैं क्या होता है। इंडक्टर के केस में होता ये है कि इसके जो दो लूप हैं, दो लूप को देखिए, इसके दो टर्न्स को देखिए। ये एक लूप है, एक तरीके का सर्कुलर लूप है, ये दूसरा सर्कुलर लूप है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये जो सर्कुलर लूप्स हैं, इनके दो सर्कुलर लूप के बीच में एक तरीके का एक कैपेसिटेंस भी डेवलप होता है। इनका अपना कुछ सरफेस एरिया होगा जो इन लूप का, इसमें भी कुछ चार्ज स्टोरेज होगा। ये कैपेसिटर की तरह काम करेगा, एयर कैपेसिटर, जिसके बीच में एयर इंसुलेटिंग मटेरियल के फॉर्मेशन में भरा हुआ है, ये फिलअप हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे एयर फिलअप हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है एक तरीके से, ठीक है? जैसे हर एक लूप के बीच में, ठीक है? मान लेते हैं ये दो लूप में एक कैपेसिटर हो गया, तो कुछ न कुछ पार्ट इसका कैपेसिटर का होता है। और ये वायर को टर्न आउट करके बनाया गया, तो इसका कुछ अपना पार्ट रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है? जब इसमें करंट फ्लो आउट करेगी तो कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस भी होगा। तो इस तरह से इंडक्टर भी एक तरीके से प्योर इंडक्टर नहीं होता, उसमें रजिस्टर और कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इनबिल्ट होता है। तो इसको भी सेम इसी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? सेम इसी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ इसी तरह कैपेसिटर की बात करें हम, कैपेसिटर में क्या होता है कि भले ही हम कहें इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल है, कागज होता है, एयर होती है, प्लास्टिक होते हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल हम भरते हैं, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनकी वैल्यू होती है। उससे हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू बदलते रहते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जितने की जरूरत होती है हमें उसके हिसाब से हम मटेरियल फिलअप करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट, वो सर्किट एलिमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्किट में, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें भले ही हम सोचते हैं कि इसमें चार्ज स्टोर हो रहा है केवल, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है? चार्ज स्टोरेज भले ही इसमें हम लोग देखते हैं, पर ये हमेशा इसमें कुछ ना कुछ करंट भी फ्लो आउट होती है, तो इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है?
और वो रेजिस्टेंस हम लोग इसमें दिखा सकते हैं, या तो हम लोग क्या करें, स्मॉल रेजिस्टेंस, इसके सीरीज में एक स्मॉल रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं R है, L है, C है, ठीक है। तो एक स्मॉल सेल्फ रेजिस्टेंस इसका इसमें इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो पूरी तरह प्योर कैपेसिटर नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट रजिस्टर का भी होता है और कुछ ना कुछ पार्ट इंडक्टर का हमेशा होता है, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे वो रजिस्टर हो, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा इंडक्टर का भी होता है, हमेशा याद रखिए। कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इंडक्टर की वजह से भी होता है, सर्किट के इंडक्टेंस की वजह से भी होता है हमेशा। कोई भी सर्किट प्योरली रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट इनबिल्ट होता है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट का पार्ट होता है। जनरली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ही मिनिमम होता है, इसलिए उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसको नगण्य मान करके छोड़ देते हैं, पर फिर भी उसमें कुछ ना कुछ पार्ट इनबिल्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा। तो एक जनरल सर्किट जो इम्पीडेंस हम लोग बात कर रहे थे, इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस का मतलब ये होता है इन तीनों की वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से जो अवरोध या प्रतिरोध उत्पन्न होगा करंट के पाथ में या करंट के मार्ग में, जो भी अवरोध उत्पन्न होता है वो इम्पीडेंस होता है, उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। जेड से डिनोट करते हैं इसको, इम्पीडेंस को। और जेड जो होता है इनका फंक्शन होता है आर, एल और सी का, ठीक है। इसका एक फंक्शन होगा, यानी इसके फॉर्मेट में लिखा जाएगा ये जेड। हम लोग देखेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन में जिस तरीके से ये ऐड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका अलग अलग इम्पीडेंस आएगा। तो ये जेड इम्पीडेंस जो होता है वो किसी भी सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हम लोग जब रेजिस्टेंस या इनके कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस की बात करेंगे तो इम्पीडेंस के फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है। इम्पीडेंस एक तरीके का ये भी रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस जो सर्किट में रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये लेक्चर हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जो अगला लेक्चर हम लोगों का शुरू होगा उसमें एक इसके आगे एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं और कैसे उनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला लेक्चर आप लोगों का समाप्त होता है, ठीक है। धन्यवाद।